हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग पांडे आप सबका स्वागत करता हूं शिक्षालय ऑनलाइन क्लास में। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ के बायोलॉजी का, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये पहला चैप्टर है आपके क्लास नाइन्थ का और इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। मेनली इसमें हम सेल के बारे में बात करेंगे, उसकी डिस्कवरी किसने की, क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जो जीवन की न्यूनतम इकाई होती है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अगर मैं एग्जांपल दूँ तो जिस तरीके से अगर कोई घर को बनाने के लिए जो न्यूनतम इकाई की ज़रूरत होती है वो आपकी होती है ईंट, ब्रिक्स की ज़रूरत होती है। सिमिलरली कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाने के लिए जो न्यूनतम इकाई होती है वो क्या होती है, आपकी सेल होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होगा वो जो मेडअप ऑफ होगा वो किससे होगा, सेल से होगा। अब सेल्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सेल से मिलकर बना होता है और सेल जो होता है वो अपने आप में एक कंप्लीट होता है, यानी कि उसमें सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि यूनिसेलुलर कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक अमीबा, तो वो सारे तरीके के प्रोसेस उसमें, सिंगल सेल होता है बट वो सारे तरीके के प्रोसेस उसमें होते हैं। डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, रेस्पिरेशन होता है, डाइजेशन होता है, मूवमेंट होता है। सिमिलरली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिसमें ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, और ये सेल्स जो होते हैं साथ में मिल करके काम करते हैं। ओके, तो सबसे बेसिक यूनिट जो सेल है उसके बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पे। तो सेल की अगर बेसिक यूनिट के बारे में मैं बताऊँ तो इसकी डेफिनेशन अगर देखूँ तो ये कहलाता है आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ओके, जीवन को बनाने के लिए जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स की ज़रूरत होती है वो क्या होते हैं, सेल होते हैं। ओके, इनको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। और ये जो सेल होते हैं, मैंने बताया कि प्रत्येक सेल जो होता है अपने आप में कंप्लीट होता है, ये फंक्शन परफॉर्म करता है और ये क्या करता है, एक तरीके से किसी भी ऑर्गेनिज्म को, लिविंग बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी है आपकी लाइफ की। ठीक है, अब इसकी डिस्कवरी की बात कर लेते हैं। तो जो सेल की डिस्कवरी थी ये सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसको डिस्कवर किया था। ये जो डिस्कवर किया था, जो सेल को इन्होंने देखा था वो डेड सेल को देखा था, जो कि एक पेड़ की छाल थी। ठीक है, उसमें कॉर्क में इन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व की थी। सेल देखा था, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स देखे थे इन्होंने। ठीक है, और छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को इन्होंने फिर नाम दे दिया सेल। तो इस तरीके से इसका नाम भी सेल पड़ा, क्योंकि छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स थे। जिस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते में होते हैं छोटे छोटे ब्लॉक्स, उसी तरीके के ब्लॉक्स उनको दिखे थे। ठीक है, तो उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया, सेल रख दिया। ठीक है, इसके बाद सेल के रिस्पेक्ट में अदर डिस्कवरीज भी हुई, जैसे कि ल्यूनहॉक ने डिस्कवरी की। इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था पॉन्ड वाटर में। ठीक है, ये 1674 में इन्होंने ऑब्जर्व किया था। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में सेल के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया। फिर उसके बाद पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म को 1839 में ऑब्जर्व किया। ओके, तो ये आपका सेल डिस्कवरी से रिलेटेड था। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो एक सेल होता है उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कोई भी जो सेल होता है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स से मिलकर बना होता है। सबसे पहला पार्ट इसमें जैसे कि शो कर रहे हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, और इसके बाद अदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसमें कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्गी एपरेटस, माइक्रोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल्स और लाइसोसोम्स आते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में जितने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं इस सेल के, इसको भी हम कवर करेंगे धीमे धीमे। आज मैं कुछ कवर करूँगा और आने वाले वीडियोस में भी उसको कवर किया जाएगा। ठीक है, और ये जो सेल होते हैं, नेक्स्ट एक पॉइंट इसमें दिखा रहे हैं, जो सेल होते हैं इनका जो डिवीजन होता है ये दो मेथड के द्वारा होता है। यानी एक सेल से जो दूसरा सेल बनेगा वो दो मेथड से बन सकता है। पहला है मिटोसिस, दूसरा है मियोसिस। तो ये मिटोसिस और मियोसिस क्या होता है ये भी हम चैप्टर के एंड में समझेंगे।
चलिए इसके आगे मैं अगर बात करूं तो सेल की डिस्कवरी के बाद क्या हुआ कि दो बायोलॉजिस्ट थे, स्वीडन एंड शान। इन्होंने सेल की थ्योरी दी, जिसे हम सेल थ्योरी नाम से भी जानते हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, ये सब किससे मिलके बने हुए हैं? सेल से मिलके बने हुए हैं। और ये क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। यानी कि जीवन की जो न्यूनतम इकाई है वो क्या है? सेल है। इसी थ्योरी को एक्सपेंड करके विरकॉफ ने 1855 में बताया कि जो भी नए सेल बनेंगे वो प्री एग्जिस्टिंग यानी जो पहले से सेल हैं उनसे ही बनेंगे। ठीक है, यानी जो भी नया सेल बनता है वो हमेशा पुराने सेल से होते हुए बनता है। मैंने बताया दो मेथड डिवीज़न के, सेल डिवीज़न के, तो उन्हीं डिविजन्स मेथड के द्वारा नए सेल बनते हैं। ओके, तो चलिए अब एक एक पार्ट के बारे में, जो सेल का पार्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला मैंने बताया था आपको सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके बारे में देखते हैं। ये एक थिन इलास्टिक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, बहुत ही पतली होती है, थोड़ी सी इलास्टिक होती है और बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, ये लिविंग होती है। ठीक है, और ये क्या करती है? सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग फॉर्म करती है, और सेल के अंदर जितने भी कंटेंट हैं, जितने भी अदर पार्ट्स हैं, उनको क्या करती है? होल्ड करके रखती है। ठीक है, इसके बाद इसका और क्या काम है? इसका काम है प्रोवाइड द डेफिनेट शेप। ये सेल को एक आकार देती है, डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये जो मेम्ब्रेन होती है ये कैसी होती है? सेलेक्टिव परमिएबल। सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब क्या है कि ये कुछ आउटसाइड से जो कंटेंट है उसको अलाउ करती है सेल के अंदर एंटर करने के लिए। ठीक है, जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है सेल को, केवल उन्हीं चीज़ों को क्या करती है? अलाउ करती है कि वो सेल्स के अंदर जा पाएँ या सेल के अंदर से बाहर जा पाएँ। तो ये कैसी होती है? सेलेक्टिव परमिएबल होती है। अगर हम बात करें तो ये जो बनी होती है वो बनी होती है आपके लिपिड्स और प्रोटीन से। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी होती है, लिपिड्स और प्रोटीन से। ठीक है, अब ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है इसकी, ये जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो क्या करती है? बाहर से कोई फूड होता है उसको इनगल्फ करने के लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो यानी कि इनगल्फ का मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि फूड एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि बाहर के वातावरण से भोजन या फिर किसी भी तरीके का मटेरियल जो होता है उसको अगर इनगल्फ करना है, सेल के अंदर लाना है, तो ये क्या करती है? फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो ये क्या करता है? जैसे कि एग्जांपल मैं दूं अमीबा का, तो अमीबा की जो सिंगल कोशिकाओं का ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है? अपने स्यूडोपोडिया के द्वारा, मतलब उसके जो लेग्स होते हैं, एज थ्रू हमारी तरह के लेग्स नहीं होते हैं, बट एक स्यूडोपोडिया होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है सेल में, जो कि क्या करती है? गैप क्रिएट करती है, और जैसे ही वो फूड आता है वो उसको कवर कर लेती है और फिर वो फूड अंदर आकर डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये एक तरीका है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी का कि सेमी पेरिमेबल है और ये फ्लेक्सिबल है, जिसकी वजह से इसको इनगल्फ करने में, बाहर की चीज़ों को इनगल्फ करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, अब कैसे कैसे मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का बाहर से, उसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस हैं कि सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो मूवमेंट होता है वो कैसे कैसे होता है। सबसे पहला जो है वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से आप क्या समझते हैं? देखिए इसमें लिखा हुआ है द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि लगातार मूवमेंट हो। अगर कोई एक बाहर का इन्वायरमेंट है जिसमें जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो? हाई हो, और अंदर के इन्वायरमेंट में क्या हो? कंसंट्रेशन लो हो, तो क्या होगा? हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ क्या होगा? मूवमेंट होगा, डिफ्यूजन होगा। ठीक है, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि दो टंकी हैं। ठीक है, एक में पानी कम है, एक में पूरा भरी हुई है टंकी। ठीक है, और बीच से हमने उसको क्या कर दिया? पाइप से जोड़ दिया, तो क्या होगा? जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है, जो टंकी पानी ज़्यादा उसमें है, वो क्या होगी? वो कम होगी। वहाँ से पानी जाएगा और किधर जाएगा? जहाँ पर पानी कम है जिस टंकी में।
ओके। तो सिमिलरली डिफ्यूजन में भी यही होता है कि जहाँ पर हायर कंसंट्रेशन होती है मॉलिक्यूल्स की, वो मॉलिक्यूल्स किधर की तरफ जाते हैं, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। अगर मैं रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करूँ, हमें पता है कि 3 तरीके की मैटर की स्टेट होती है, गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन कितना किस में अच्छा होता है, गैसेस में होता है। गैसेस बहुत जल्दी डिफ्यूज़ कर जाती हैं। आपने देखा होगा कि आप जैसे ही परफ्यूम स्प्रे करते हो, वो पूरा पूरा इन्वायरमेंट में क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, डिफ्यूज़ हो जाती है, ठीक है। फिर लिक्विड में और सॉलिड काफ़ी ही देर में मतलब होता है, ठीक है। सॉलिड को मिलाने के लिए या तो हमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको, है ना। तो ये आपका डिफ्यूज़न हो गया। अब ये जो होता है डिफ्यूज़न, ये स्मॉल पार्टिकल्स में ही होता है, ठीक है। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनका क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है। जैसे कि आयंस हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, आयंस मॉलिक्यूल्स हो गए आपके छोटे छोटे। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। तो सेल में जो डिफ्यूज़न होता है ये मेनली जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, उसमें होता है, ठीक है। यानी कि क्या होता है कि देखिए सेल जब डाइजेशन करेगा, फूड का डाइजेशन करेगा, तो वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, और सेल की अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग। तो जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को सेल के अंदर से बाहर की तरफ करेगा, ठीक है, मूव कराएगा। ओके। तो कह सकते हैं कि सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड लीव करती है वो किस प्रोसेस के द्वारा करती है, डिफ्यूजन के द्वारा करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। हमें पता है कि कोई भी सॉल्यूशन जो होता है वो दो चीज़ों से मिलके बना होता है, जिसमें सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है, ठीक है। सॉल्वेंट यानी कि जिसमें हम चीज़ घोलते हैं, और सॉल्यूट जिस चीज़ को हम घोलते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, शरबत बना रहे हैं तो पानी क्या है, वो आपका सॉल्वेंट है, और सॉल्यूट क्या है आपका, शक्कर, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, एक सॉल्यूशन बनाएगा शरबत का, ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशन होता है ये 3 तरीके का हो सकता है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब क्या है, जब सॉल्यूट की जो मात्रा हो वो ज़्यादा हो सॉल्वेंट से, यानी पानी कम है बट शक्कर ज़्यादा है, तो कैसा बनेगा, चाशनी बन जाएगी या गाढ़ा सॉल्यूशन बन जाएगा, यानी कि हाइपरटोनिक बनेगा सॉल्यूशन, ठीक है। अगर सॉल्यूट की मात्रा कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है तो कैसा होगा, हाइपोटोनिक, यानी कि थोड़ा सा हल्का होगा, ठीक है। सॉल्यूट उसमें कम है, ठीक है। अगर इन दोनों की क्वांटिटी क्या है, सेम है, तो कैसा सॉल्यूशन बनेगा, आइसोटोनिक बनेगा, ठीक है। अब ये जो ऑस्मोसिस है प्रोसेस, ठीक है, ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है इसमें क्या होता है मैं बताता हूँ। एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, एक मेम्ब्रेन होती है, और एक साइड पे एक लिक्विड होता है, एक कंसंट्रेशन होता है, और दूसरे साइड पे दूसरा लिक्विड या कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। और जिधर ये भी सिमिलरली आपका डिफ्यूजन की तरह है, बट यहाँ पर क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आ गई है, ठीक है। एक परमिएबल मेम्ब्रेन आ गई है जिसमें क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल मूव करेंगे अक्रॉस दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये दो तरीके के हो सकते हैं, एंडो ऑस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस, ठीक है। एंडोस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल, ठीक है। जब पानी सेल के अंदर जाने लगे तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंडोस्मोसिस। इसका एक एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, तो आपने देखा होगा कई बार जो नदियों में आपने देखा है लाशें, जैसे अगर कोई बॉडी पड़ी होती है तो वो क्या होती है, थोड़ी देर बाद फूल करके ऊपर आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पानी है वो क्या करता है, बॉडी के अंदर एंटर करने लगता है। वो जो बॉडी है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करती है, और जो बाहर की लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बॉडी के अंदर, ठीक है। तो वो क्या करता है, पानी जो होता है वो बॉडी के अंदर जाने लगता है। कब तक जाता है, तब तक जाता है जब तक कि जो अंदर का बॉडी का कॉन्सेंट्रेशन है वाटर का, और बाहर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वाटर का, ठीक है, नदी का, वो बराबर ना हो जाए। वो जैसे ही बराबर होता है बॉडी क्या कर जाती है, फूल जाती है और पानी के ऊपर आ जाती है, सतह पे आ जाती है ना। तो ये एक एग्जाम्पल था एंडोस्मोसिस का। दूसरा है एक्सोस्मोसिस, जिसमें क्या होता है कि वाटर का मूवमेंट
सेल के अंदर से किधर की तरफ होता है, सराउंडिंग की तरफ होता है, ठीक है। जैसे सूख जाना, कहते हैं नहीं कि पानी मतलब लॉस हो गया, तो ये क्या हो गया आपका, एग्जॉस्मोसिस हो गया, ठीक है। अब मैं बात करूं तो सेल जो होता है वो वाटर एब्जॉर्ब जो करता है वो किस प्रोसेस के द्वारा करता है, ऑस्मोसिस के द्वारा, ठीक है। मैंने अभी बताया कि सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लीव होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो लीव होती है वो किस प्रोसेस के द्वारा होती है, डिफ्यूजन के द्वारा। वहीं पे जो वाटर का जो मूवमेंट होता है क्रॉस द सेल, वो किस प्रोसेस के द्वारा होता है, ऑस्मोसिस द्वारा, ठीक है। इसमें कोई भी एनर्जी रिक्वायर नहीं होती है, ये केवल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि सराउंडिंग की और सेल के अंदर क्या कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। और ये प्रोसेस जब तक होता है जब तक कि क्या हो, इक्विलिब्रियम ना आ जाए, यानी कि आइसोटोनिक स्टेज ना आ जाए, जितना सॉल्यूट है उतना सॉल्वेंट है, वो मतलब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन जो है अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वो क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए, ठीक। इसके बाद ऑस्मोसिस का ही एक पार्ट है प्लाज्मोलोसिस, यानी जब क्या होता है, श्रिंकेज ऑफ लिविंग प्लांट सेल ड्यू टू एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस के दौरान जब प्लांट क्या कर जाता है, श्रिंक कर जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो अभी हमने क्या समझा सेल मेम्ब्रेन के बारे में, कि ये एक तरीके की लिविंग मेम्ब्रेन होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग बनाती है, कंटेंट को होल्ड करके रखती है, ठीक है। और ये सेमी परमिएबल होती है आपकी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने समझा। अब चलिए नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम सेल वॉल पे। सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल जो होती है ये केवल प्लांट सेल में पाई जाती है, ठीक है। इस पॉइंट को बच्चों याद रखेंगे कि ये हमेशा प्लांट सेल में पाई जाती है, यानी कि और ये कैसी होती है, नॉन लिविंग होती है, ये नॉन लिविंग होती है यानी डेड सेल्स होते हैं इनमें, ठीक है। और ये फ्रीली परमिएबल होती है, जहाँ पर सेल मेम्ब्रेन जो थी वो कैसी थी, सेलेक्टिव परमिएबल थी, ये कैसी है, फ्रीली परमिएबल, यानी कि ये ऑलमोस्ट ज़्यादातर जितने भी आउटसाइड के कंटेंट होते हैं उसको क्या कर देती है, पास आउट कर देती है, ठीक है। वो मतलब इजीली जा सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। बट उसके बाद फिर वहाँ पर क्या लगी हुई है अंदर प्लांट सेल में, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, प्लांट में भी होती है, एनिमल में भी होती है, ठीक है। तो हालांकि जो ये आपका सेल वॉल है ये एक तरीके से, देखिए सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो केवल कंटेंट को पास होने के लिए हेल्पफुल होती है और जो अंदर का कंटेंट है उसको होल्ड करने के लिए होती है। बट सेल वॉल जो होती है वो क्या करती है, एक रिजिडिटी प्रोवाइड कर देती है आपको, ठीक है, एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। और ये फ्रीली परमेएबल होती है। तो यहाँ पे डायग्राम में भी आप देख रहे होंगे, एनिमल सेल मैंने बनाया है, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है और प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन है और आउटर कवरिंग जो है वो क्या है, सेल वॉल है आपकी, ठीक है। तो ये बात समझ गए, ठीक। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोटेक्ट द कंटेंट ऑफ द सेल, ठीक है। तो ये क्या करती है कि जो भी सेल का कंटेंट है उसको क्या करती है, प्रोवाइड करती है, ठीक है, प्रोटेक्ट करती है। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो है मेड अप ऑफ है सेल्यूलोज से, सेल्यूलोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है। जहाँ पर सेल मेम्ब्रेन आपकी बनी हुई थी लिपिड्स और प्रोटीन से, वहीं पर आपका जो सेल वॉल है वो क्या है, किस चीज़ से बना हुआ है, कार्बोहाइड्रेट से। ये क्या करती है, मेनली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और टर्जिडिटी यानी हार्डनेस एक तरीके से प्रोवाइड करती है प्लांट्स को, ठीक है। ये कुछ डिफरेंसेस हैं सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, ठीक है। सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल में पाई जाती है और सेल मेम्ब्रेन जो है बोथ प्लांट और एनिमल में पाई जाती है। और सेल वॉल जो होती है ये आउटसाइड द सेल होती है, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन जो होती है आउटसाइड द सेल होती है एनिमल सेल में और इनर सेल वॉल में होती है प्लांट में, ठीक है। सेल वॉल जो होती है वो आपकी कैसी होती है, नॉन लिविंग, और सेल मेम्ब्रेन कैसा बताया था मैंने, लिविंग होती है। सेल वॉल जो होती है वो रिजिड होती है, सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है आपकी। सेल वॉल आपकी परमिएबल होती है, फुल्ली परमिएबल होती है, और सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो आपकी सेलेक्टिव परमिएबल होती है। जैसा कि कंपोजिशन बताया था कि वो बनती है सेल्यूलोज से, कार्बोहाइड्रेट से, सेल वॉल आपकी, और सेल मेम्ब्रेन जो बने होते हैं वो बने होते हैं आपके लिपिड्स और प्रोटीन से। फंक्शन देख लेते हैं, सेल वॉल का फंक्शन क्या था, प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ, ठीक है। वहीं पर सेल मेम्ब्रेन का क्या था फंक्शन, ये कंटेंट को होल्ड करके रखती है और पैसेज को, कौन कौन से मटेरियल पास होंगे उसको भी कंट्रोल करती है, ठीक। तो आज हम फिलहाल यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इसके बाद जो न्यूक्लियस है उसके बारे में हम
नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा सबको आपको वीडियो? लाइक एंड कमेंट्स शेयर करते रहें। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।